खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की, जहां कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने को लेकर प्रशासन कोरोना कर्फ्यू लगाया हुआ है, जिसको लेकर अब कोरोना कर्फ्यू से परेशान व्यापारियों ने आक्रोशित होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें युवा व्यापारियों ने उत्तराखंड में अनलॉक प्रक्रिया शुरू करने, बिजली बिल, स्कूल फीस को माफ करने की मांग की है। साथ ही साथ व्यापारियों ने प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ काले झंडे भी दिखाए हैं और जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। कोरोना कर्फ्यू को लेकर उत्तराखंड के व्यापारियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जो ये आप तस्वीर देख रहे हैं वो उत्तराखंड के हरिद्वार की है। अनलॉक को लेकर ये पूरा प्रदर्शन किया गया। व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और काले झंडे भी दिखाए। व्यापारियों का समूह देखिए आप। कोरोना कर्फ्यू के बावजूद व्यापारी अब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पर उतारू है। अनलॉक को लेकर ये पूरा प्रदर्शन है, क्योंकि जिस तरीके से पहले ही व्यापारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर 1 जून से व्यापारियों को दुकान खोलने की अनुमति नहीं मिलती है या फिर कोई राहत पैकेज सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है तो वो सरकार के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन को नहीं मानेंगे, कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करेंगे, दुकानों को भी खोलेंगे और प्रदर्शन भी करेंगे। अब ऐसा ही उत्तराखंड के हरिद्वार की सड़कों पर भी आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। व्यापारी वर्ग हैं, ये कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। हालांकि सभी ने मास्क लगाया हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग की कहीं कहीं अनुपालना भी होती हुई दिख रही है, लेकिन बावजूद इसके अब कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन व्यापारी करने लगे हैं। कोरोना कर्फ्यू से परेशान व्यापारियों ने गुस्से से आक्रोशित होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। युवा व्यापारियों ने उत्तराखंड में अनलॉक प्रक्रिया शुरू करने, बिजली बिल, स्कूल फीस की माफ को लेकर मांगे उठाई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड स्टेट हेड मनीष कागरान जुड़ गए हैं। मनीष, पहले ही व्यापारी के द्वारा कहा गया था कि अगर 1 तारीख को भी कोरोना कर्फ्यू लागू रहता है, आने वाले समय में कोरोना कर्फ्यू की अवधि फिर बढ़ाई जाएगी, तो व्यापारी वर्ग इस कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करेंगे, नियमों को नहीं मानेंगे। हरिद्वार की सड़कों पे आज कुछ ऐसा ही देखा गया है। मनीष। हाँ बिल्कुल सुरभि, ये बता दें कि जैसे कि व्यापारियों ने पहले ही सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि अगर कोई छूट नहीं मिलती है व्यापारियों को इसमें कोरोना कर्फ्यू में, जो कि 1 तारीख से लागू होना था, तो नहीं तो व्यापारी इसका उल्लंघन करेंगे और दुकानें खोलेंगे। पर जिस तरीके से 1 तारीख में जो छूट नहीं निकल के आई, फिर भी व्यापारी क्या हुआ, एक कदम पीछे की तरफ आए, बैकफुट पे होते हुए, पर व्यापारियों ने आंदोलन करना नहीं छोड़ा। हर जगह पे, हरिद्वार में अगर देखा जाए तो हर जगह पे, हर वार्ड में, हर गली में इस तरह के छोटे छोटे आंदोलन हो रहे हैं इस समय, क्योंकि व्यापारी इस समय ये कह रहे हैं कि हम टूट चुके हैं। करीबन 1-1.5 साल से करीबन पूरा ही कोरोना का सिस्टम हो रखा है, और जो व्यापारी, हरिद्वार के जो व्यापारी है खास तौर पे, वो यहाँ पर यात्रियों पर डिपेंड करते हैं। तो जब यात्री यहाँ नहीं आएंगे या इस तरह की दुकानें नहीं खोली जाएगी, जो उनकी जो आर्थिक जो बैकबोन है वो टूट रही है इस समय। अब व्यापारी जो है अब सिर्फ आत्महत्या करने के लिए रह गए हैं, क्योंकि जो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में उनके बिल भी आ रहे हैं, उनके जो और टैक्सेस हैं वो भी सारे आ रहे हैं, पर उनके पास इनकम नहीं है, उनके पास कोई आमदनी नहीं है इसको देने के लिए। तो व्यापारियों ने ये भी मांग करी है कि जो स्कूल की जो फीस है, उनके बच्चों की स्कूल की फीस है वो माफ करी जाए, जो बिजली की जो खर्चे हैं वो माफ करी जाए, ये जो दूसरे टैक्स है, जैसे जीएसटी है, दूसरे टैक्स भी हैं, वो भी इसमें माफ करी जाए। तो व्यापारियों के अंदर एक आक्रोश है, क्योंकि कई तरह के आंदोलन व्यापारियों ने छेड़ दिए हैं, और लगता है कि जिस तरीके से 2022 का चुनाव होगा विधानसभा में, कहीं ना कहीं इसका असर भाजपा को देखने को मिल भी जाएगा। तो बिल्कुल मनीष, काले झंडे दिखाए गए हैं, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। तो इस दरमियान क्या किसी भी युवा व्यापारी से आपकी बात हुई हो प्रदर्शन के दौरान, जो व्यापारी वहां पर मौजूद थे, कोई बातचीत? बिल्कुल बिल्कुल सुरभि, हमने देखा कि अगर हम बात करें, व्यापारियों की बात करें, तो भाजपा के खुद लोग व्यापारी हैं। भाजपा के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद व्यापारी हैं, वो भी इस विरोध में शामिल थे, वो भी खुल के इस विरोध में आए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि हमारी भी कहीं ना कहीं जो आर्थिक स्थिति है वो संकट में है इस समय, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से कोरोना के मामले थोड़े कम होते जा रहे हैं, तो सरकार ने कहीं ना कहीं व्यापारियों को छूट देनी चाहिए, या व्यापारियों के लिए एक पैकेज बनाना चाहिए
जिससे कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधार हो सके। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनको कोई आत्महत्या करने की जरूरत पड़ जाए या उनका कोई और उनको कदम उठाए। इसलिए सारे व्यापारी एकजुट होकर, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो भाजपा की हो, अब ये व्यापारी एकजुट होकर के संघर्ष कर रहे हैं। और सुरभि, इसका सबसे बड़ा अगर हम देखें असर, जो 2022 का जो चुनाव उत्तराखंड में होने जाएगा विधानसभा का, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव वहां देखने को जरूर मिलेगा। और इसके लिए भी सरकार ये जानती है कि इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर हम बात करें, करीबन 8 तारीख के बाद का जो कर्फ्यू आएगा, कहीं ना कहीं हो सकता है व्यापारियों को इसमें छूट मिले, क्योंकि इसके अंदर अगर हम बात करें, जो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक है वो खुद मुख्यमंत्री से मिले हैं और उन्होंने व्यापारियों की बात भी रखी है कि व्यापारियों में इस समय आक्रोश है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतने को ना मिल जाए 2022 में, तो कहीं ना कहीं इनको राहत या कुछ इनकी जो छूट है कर्फ्यू में वो दी जाए। तो फिर भी अगर देखा जाए 8 जून के बाद जो कर्फ्यू लागू होगा उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं छूट देखने को मिल सकती है। सुरभि, बिल्कुल मनीष, हालांकि 1 तारीख को कोरोना कर्फ्यू तो नहीं हटा, लेकिन छूट जरूर दी गई है। दुकान खोलने को लेकर छूट दी गई है, तमाम गतिविधियों पर थोड़ा बहुत लोगों को आराम जरूर मिला है। लेकिन बावजूद इसके अब जो प्रदर्शन करने को देख रहे हैं हम उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में से, तो क्या लगता है, हालांकि अभी कह भी नहीं सकते हम कि 8 तारीख के बाद भी कोरोना कर्फ्यू पूरी तरीके से हट जाएगा। हाँ बिल्कुल सुरभि, अगर हम बात करें जिस तरीके से आपने यूपी में देखा है, यूपी में कई चीजों में छूट मिल चुकी है, तो आने वाला समय ऐसा हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड पे भी इस तरह का प्रेशर है। यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत बड़ा राज्य है, पर वहां पर भी जो कोरोना कर्फ्यू है उसमें छूट दी गई है, कई दुकानों को खोलने की वहां पर अनुमति दी गई है। पर इसी तरीके तर्ज पर यहाँ के जो व्यापारी हैं, उत्तराखंड के जो व्यापारी हैं, वो भी कह रहे हैं कि जो दूसरी दुकानें हैं उनको भी खोलने का एक दिया जाए, चाहे भली समय सीमा थोड़ी सी भी बढ़ाई जाए। वैसे अगर बात करें सुरभि, 11 से 1 बजे की समय सीमा बढ़ाई है सरकार ने, फिर भी व्यापारी चाह रहे हैं कि थोड़ी सी समय सीमा बढ़ाई जाए और जो दूसरी दुकानें हैं और दूसरी जो दुकानें संबंधित है, जो व्यापारी हैं जिनकी दुकानें बिल्कुल ही बंद है, जो नहीं खुली है, उनकी आर्थिक स्थिति और खराब होती जा रही है, वो दुकानें भी खुले, जिससे कि कहीं ना कहीं उनको एक मदद मिल सके और वो अपना व्यापार चला सके। क्योंकि उनको लोन भी देना है, किस्तें भी देनी है, हर तरह की किस्तें देनी है, क्योंकि बैंक ने किस्तें लेनी है। उसने कोई छूट नहीं दी है कि कोरोना काल के लिए, क्योंकि बैंक ने कहा कि किस्त देनी है। तो इसलिए सारे व्यापारियों में रोष है और वो इसका रोष कहीं ना कहीं सरकार के सामने एक संकट बन के खड़ा भी है। सुरभि, बिल्कुल मनीष, अभी 8 तारीख आने में समय है, क्योंकि आज सिर्फ 3 तारीख ही है, तो क्या आने वाले 5 दिन में इसी तरीके से व्यापारी वर्ग सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करेंगे या फिर इस बीच कोई बीच का रास्ता भी निकल पाएगा? मनीष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मनीष, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? तो किसी तकनीकी समस्या के कारण उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हरिद्वार के अंदर अब व्यापारी वर्ग, जैसा ही व्यापारी वर्ग ने कहा था कि अगर 1 तारीख के बाद सरकार उनके लिए कोई राहत पैकेज नहीं लाती है या फिर व्यापारियों को दुकान खोलने की छूट नहीं मिलेगी तो वो प्रदर्शन करेंगे। हरिद्वार के अंदर कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। युवा व्यापारी वर्ग सड़कों पर अब सरकार के खिलाफ काले झंडे लेकर उतरा, नारेबाजी की गई। व्यापारियों का कहना था कि बच्चों की स्कूल फीस माफ की जाए, बिजली बिल माफ किया जाए। आदमी के पास आत्महत्या करने के सिवा कोई चारा नहीं बचा है। लगभग पिछले 2 साल से आदमी के पास जो अपनी जमा पूंजी थी, जो उसने अपने भविष्य के लिए बचा कर रखी हुई थी कि भाई मैं अपनी लड़की की शादी करूंगा, मैं अपने लड़की की पढ़ाई में लगाऊंगा, मैं अपना घर बनाऊंगा, वो सारी जो उसकी कमाई थी वो उसके इस 2 साल में लग गई। ऊपर से कोरोना की मार, चलो आदमी ने थोड़ी सी आस बांधी थी कि भाई कुंभ आएगा, तो उसने कर्जा लेकर के कुंभ के लिए माल भर लिया। अब इन्होंने यात्री नहीं आने दिए, उस पर वो कर्जा हो गया। ऐसा इन्होंने कुंभ करा, ना भूतो ना भविष्य थी। आज की तारीख में हालात ये हैं कि व्यापारी छुप छुप के अपना सामान बेच रहा है और जो 2 नंबरी के काम हैं, जैसे शराब हो गया, स्मैक हो गई, सुल्फा, चरस, गांजा, वो सरेआम सड़कों पे बिक रहा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, मुझे आप ये बताइए। ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, नगर विधायक की जिम्मेदारी है। कार्रवाई क्या होगी, हम यहाँ पे बैठ जाएंगे और क्या होगा? अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम यहाँ अनशन के लिए बैठ जाएंगे और क्या करेंगे, आत्महत्या कर लेंगे और क्या करेंगे। पिछले पूरे 2 साल से व्यापार बंद है, व्यापारी जिसके कारण बहुत परेशान है, दुखी है और अभी अनलॉक की प्रक्रिया उत्तराखंड में स्टार्ट नहीं हुई है।
हमारी मांग सरकार से यह है कि अनलॉक की प्रक्रिया जब आप स्टार्ट करें तो वो महज खाना पूर्ति साबित ना हो, आप बॉर्डर भी खोलें, क्योंकि उत्तराखंड और मुख्यतः हरिद्वार तीर्थ यात्रियों पर निर्भर करता है हरिद्वार का व्यापार। तो जब आप अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करें तो बॉर्डर भी खोलें तीर्थ यात्रियों के लिए, जिससे तीर्थ यात्री आ सके, हरिद्वार का व्यापार फिर से चल सके। तो अगली खबर भी हरिद्वार से ही, जहां अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने धर्मनगरी में चल रहे अवैध रूप से नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने नशे के कारोबारियों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किए जाने की मांग की। पंडित अधीर कौशिक ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अवैध कारोबारियों पर नकेल नहीं कसी गई तो सांसद, विधायक, पुलिस थानों के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो हरिद्वार के अंदर अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने धर्मनगरी में चल रहे अवैध रूप से नशे के कारोबारी पर रोक लगाने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल को उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है। नशे के खिलाफ ये ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने नशे के कारोबारियों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किए जाने की मांग की है। ये हमारे देवभूमि उत्तराखंड है, माँ गंगा जी का स्वरूप हरिद्वार, जो देश विदेश की आस्था है। कुछ साल से इतना अवैध नशे का कारोबार तेजी से बढ़ा है, ये चिंता का विषय, जो हम समाज सेविक और धर्म के काम पे जुटते हैं। हमारी गंगा जी के स्थान को बदनाम किया जा रहा है। किसकी वजह से? शासन प्रशासन, इन नेताओं की वजह से। हाथ है नेताओं का इनके ऊपर। अगर ये अब भी बाज नहीं आए, 16-17 जून से जो हमारे चुने हुए विधायक, सांसद, इनके घर पर 2-2 घंटे का अपना कर्मिक अनशन, उसके बाद अगर जब भी बाज नहीं आए तो हर कोतवाली चौकी मजिस्ट्रेट डीएम के ऑफिस के आगे 2-2 घंटे का हमारा कर्मिक अनशन चलेगा। तो उधमसिंह नगर के जिलाधिकारी रंजन राजगुरु ने जसपुर और काशीपुर का दौरा किया है, जिसमें उन्होंने जसपुर में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी किया। चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने काशीपुर में राजकीय चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा है कि जिन अस्पतालों में ये रेट लिस्ट अपने यहाँ चस्पा नहीं है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो उधमसिंह नगर के जिलाधिकारी रंजन राजगुरु ने जसपुर और काशीपुर का दौरा किया है। जसपुर में बने एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। चिकित्सा अधिकारी को इस दौरान उन्होंने कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब उधमसिंह नगर के जिलाधिकारी रंजन राजगुरु पहुंचे थे। जसपुर काशीपुर दौरे पर हैं वो आज। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्होंने निरीक्षण किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता सुनील शर्मा जुड़ गए हैं। सुनील, जिलाधिकारी का राजगुरु और जसपुर का ये दौरा, उनका काशीपुर का दौरा किया है, अस्पतालों का निरीक्षण किया गया, ज्यादा जानकारी बताएं सुनील। सुनील, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो उधमसिंह नगर के जिलाधिकारी रंजन राजगुरु ने जसपुर काशीपुर का दौरा किया। जसपुर में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। चिकित्सा अधिकारी को इस दरमियान कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने काशीपुर में राजकीय चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया है। जिन अस्पतालों में ये रेट लिस्ट चिस्पा नहीं है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल करने को लेकर बात कही गई, ये कहना था उनका। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे संवाददाता सुनील शर्मा से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। सुनील, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुनील, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है?
सुनील, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सुनील, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? तो किसी तकनीकी समस्या के कारण उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रहा है। बता दें आपको, जिन अस्पतालों ने ये रेट लिस्ट चुस्पा नहीं है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की बात कही गई। काशीपुर और जसपुर का आज हमने भ्रमण किया है। तो अभी यहाँ देख रहे हैं अस्पताल का मेरा भ्रमण चल रहा है। तो इसमें अभी जो कोविड पेशेंट है यहाँ पे बताया गया डॉक्टर साहब के द्वारा कि 7 मरीज एडमिट है यहाँ पे और सभी का यहाँ पे इलाज चल रहा है। हमने फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया जिसमें एसडीएम, सीओज और हेल्थ विभाग के डॉक्टर सम्मिलित हैं। भी अस्पतालों में छापेमारी भी की गई है और अस्पतालों पे कार्रवाई भी की गई है और उनको सभी को जो गवर्नमेंट द्वारा रेट डिसाइड किए गए हैं वो रेट लिस्ट चस्पा करने के भी आदेश दिए गए हैं। उसमें एमओआईसी और एसडीएम उसको चेक करें, सीओ चेक करें कि उनका अनुपालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उन पर कठोर कार्रवाई भी सुनिश्चित करें। और आपने देखा होगा कुछ अस्पतालों पर कार्रवाई भी हुई है। आगे जो भी गलती करते हुए पाया जाएगा निस्संदेह उस पर भी कठोर कार्रवाई। खबर लालकुआं से, जहां क्षेत्र में बनाई गई कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का आज नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा के सांसद अजय भट्ट ने शुभारंभ किया है। बता दें आपको, यहां जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया। इसके अलावा बिंदुखत्ता में विभिन्न चरणों में जगह जगह वैक्सीनेशन सेंटर बनाने की योजना भी बनाई गई है। सांसद अजय भट्ट ने जानकारी देते हुए कहा है कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन कराएं जाने को लेकर शासन ने ठोस निर्णय लिया है, जिसके तहत ही यहां वैक्सीनेशन सेंटर का आज शुभारंभ किया गया। सरकार की पहली प्राथमिकता है कि हर आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जाए। इसी क्रम में लालकुआं में भी 18 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष से अधिक लोगों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की गई। तो लालकुआं में क्षेत्र में बनाए गए कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का आज नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा के सांसद अजय भट्ट ने शुभारंभ किया। ये उस वक्त की तस्वीर जब लोकसभा सांसद वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचे थे। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में इस वैक्सीनेशन सेंटर को बनाया गया। बिंदुखत्ता में विभिन्न चरणों में जगह जगह वैक्सीनेशन सेंटर बनाने की योजना शुरू हो चुकी है। सांसद अजय भट्ट का कहना था कि 45 वर्ष से अधिक लोगों के उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन कराए जाने की सरकार की पहली प्राथमिकता है और इसी के तहत ही आज यहां वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया। देश में कोरोना महामारी का दौर और इसी महामारी को देखते हुए देश के अलग अलग जिलों में प्राथमिकता के तर्ज पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। लालकुआं में भी वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की गई। उत्तराखंड के लालकुआं में जहां आज नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा के सांसद अजय भट्ट पहुंचे। अजय भट्ट ने पहुंचकर यहां वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ किया। आपको बता दें, यहां जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में इस वैक्सीनेशन सेंटर को बनाया गया। इसके अलावा बिंदुखत्ता में भी विभिन्न चरणों में जगह जगह वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाने की योजना बनाई जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता पंकज पांडे जुड़ गए हैं। पंकज, जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत, लोकसभा सांसद यहां खुद पहुंचे, वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ किया, और ज्यादा अपडेट बताएं पंकज। जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि वैक्सीनेशन जो है वो यहाँ पे लगातार अब इसकी प्रक्रिया बढ़ा दी गई है। पहले बीच में कुछ समस्याएं हैं कि वैक्सीनेशन ना होने की वजह से क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाई थी, तो उसको लेकर हर सरकारी स्तर पे चाहे नेतागण हो चाहे सांसद हो, हर किसी ने अपने वहां पर उनके साथ और कौन बड़ा अधिकारी मौजूद रहा इसको लेकर अगर आपके संदर्भ में कोई जानकारी है तो बताओ। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा सुरभि की यहाँ पे एसडीएम चाहे जितने भी क्षेत्रीय नेता थे वो ये सभी मौजूद रहे यहाँ पे, और खास करके सरकारी प्रशासन तंत्र जो है वो मुस्तैद है और लगातार अपनी प्रक्रियाओं को कार्य किया जा रहा है। और वैक्सीनेशन क्षेत्र में 80,000 लोगों की जनसंख्या यहाँ है, तो सभी को टीकाकरण हो सके, संभव हो सके, इसका कार्य किया जा रहा है।
पंकज, एक वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ हो गया है और कितने वैक्सीनेशन सेंटर बनाने की योजना है? जी, यहाँ पे एक वैक्सीनेशन ऑलरेडी पहले से चल रही थी, ये दूसरे वैक्सीनेशन सेंटर की स्थापना की गई है और साथ में हर 3 दिन के बाद अलग अलग सेंटर बनाए जा रहे हैं और उन सभी सेंटरों में अभी 3 से 4 सेंटर और बनाए जाने की कार्य को किया जाना है, जिसमें कि प्रशासन तंत्र हो चाहे सरकार की मुहिम हो, हर तरीके से इसमें कार्य किया गया है। बिल्कुल पंकज, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। जी, पूरी तरह से ये इसको हम अवसर में बदलना चाह रहे हैं। जैसे देश में वेंटिलेटर नहीं थे, पीपीई किट नहीं थी और आपके कई ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे, ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे, ये किसी को पता ही नहीं था। जो लोग आज हमारा विरोध करते हैं, उन्होंने 65-70 साल तक यहाँ शासन चलाया, वो नहीं कर पाए, तो आज मोदी जी कर रहे हैं, उनके लोग कर रहे हैं। तो ये अस्पतालों को भी दुरुस्त किया जाएगा, ये हमारी प्लानिंग है। इसके लिए केंद्र सरकार से अभी कुछ पैसा यहाँ पर एक अस्पताल यहाँ स्वीकृत हुआ है, आपको पता होगा, उसको भी हम भविष्य में ठीक करने वाले हैं और जो अस्पताल यहाँ का है उसमें भी लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल पाएँ। सारी चीज़ें एक जो पीएचसी में होता है वो चीज़ें यहाँ पर रिक्वायरमेंट के आधार पर हों, ऐसी कोशिश कर रहे हैं। तो अगली खबर अक्सर से, जहां नगरीय क्षेत्र में कोरोना काल से जूझ रहे गरीब असहाय वाल्मीकि समाज के परिवारों को लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने कोरोना बचाव की आयुष रक्षा किट बांटी। साथ ही विधायक ने कोरोना काल में परेशानी झेल रहे परिवारों की मदद के लिए दूसरे लोगों को भी मदद करने का आग्रह किया। विधायक का कहना है कि लोगों को कोरोना से बचाव के लिए सरकार की प्राथमिकता रही है, लेकिन लोगों को भी कोरोना के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। तो लक्सर के अंदर नगरीय क्षेत्र में कोरोना काल से जूझ रहे गरीब असहाय वाल्मीकि समाज के परिवारों को लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने कोरोना बचाव के लिए आयुष रक्षा किट दी है। विधायक ने कोरोना काल में परेशानी झेल रहे परिवारों की मदद के लिए दूसरे लोगों को भी मदद करने का अपील किया। विधायक का कहना है कि लोगों को कोरोना से बचाव के लिए सरकार की ये प्राथमिकता है, लेकिन सरकार के साथ साथ लोगों को भी कोरोना के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता गोविंद जुड़ गए हैं। गोविंद, नगरीय क्षेत्र में कोरोना से जूझ रहे गरीब असहाय वाल्मीकि समाज के परिवारों को कोरोना बचाव किट दिया गया है, आयुष रक्षा किट, और ज्यादा अपडेट बताएं गोविंद। जी सुरभि, बताना चाहूंगा, आज जो है बीजेपी विधायक संजय गुप्ता ने जो है जो असहाय लोग थे उनका जो है लक्सर में जो है एक जहां इकट्ठे करके जो है उनके जो कोरोना काल किट है वो दी गई है और राशन वितरित किया गया है। उनका साफ तौर से कहना था जो असहाय वाल्मीकि समाज है, ये परिवार बहुत कोरोना काल में जो है हिम्मत दिखाकर सफाई कर्मी जो सफाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका भी कोरोना काल में हिम्मत है। तो आज जो संजय गुप्ता विधायक थे, आयुष रक्षा किट जो निःशुल्क उनको बांटी गई है, कहीं ना कहीं लोगों में ये संदेश भी गया कि जिस तरह से जो है जो हिम्मत वाले लोग हैं उनको जो गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए और जो समाज सेवी लोग हैं उनको भी आगे रहकर जो इस तरह का जो योगदान करना चाहिए। जी सुरभि। बिल्कुल गोविंद, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। मैं लक्सर की महान जनता का धन्यवाद करता हूं, दिल से आभारी हूं। इनके द्वारा विधायक बनाया गया हूं। मैं अपने आप को विधायक न मानकर यहाँ का चौकीदार मानता हूँ, सेवक मानता हूँ। और ये कोविड-19 महामारी चल रही है, हमारी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से सेवा ही संगठन है, पार्ट 2 चल रहा है। उसके अंतर्गत मैं जो हमारी पार्टी संगठन का निर्देश मिला है उसके तहत मैं यहाँ एक गरीबों की सेवा में ये आटा और ये आयुष किट भी है। सभी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, ये मेरी कामना है। तो उत्तराखंड जल विद्युत नगर निगम ने 2019 में जागपत्थर बैराज की सुरक्षा को विशेष मरम्मत के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला, जिसमें कई ठेकेदारों ने भाग लिया और पराग जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी को टेंडर भी मिल गया। जितने भी ठेकेदार इससे टेंडर प्रक्रिया में बाहर हुए, उनमें से एक ठेकेदार ने अपनी खींच मिटाने को लेकर
मरम्मत कार्य मिला उसके खिलाफ और विभाग के खिलाफ आवाज उठाना भी शुरू कर दिया है। विरोधी ठेकेदार ने कुछ फर्जी दस्तावेज लगाकर टेंडर लेने की कोशिश की, लेकिन विभाग की चेकिंग में ठेकेदार पकड़ा गया। इसमें वो इस प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित रह गया। इस दौरान ठेकेदार पराग जैन ने कहा है कि कुछ ठेकेदार टाइप के लोग पिछले कुछ दिनों से ही बेवजह षड्यंत्र रचने और उत्तराखंड जल विद्युत निगम डाक पत्थर पर दबाव बनाने के लिए बेतुके बयानबाजी कर और विभाग के खिलाफ अनाप शनाप वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से विभाग पर दबाव बना रहे हैं। क्योंकि डैम बैराज के काम करते नहीं है, तो इसलिए जब ये क्वालिफाई नहीं कर रहे तो उन्होंने कहा डिपार्टमेंट को बदनाम करो। कभी ये कह रहे हैं कि जी वहाँ पे कुछ जो काम निकाले गए हैं वो पहले भी कराए गए हैं, उन्हीं कराए को लीपापोती कर रहे हैं। तो उसके जवाब भी डिपार्टमेंट ने शायद सूचना के अधिकार में दिए हैं, आप लोग चाहेंगे मिल जाएंगे, कि ये काम अलग है और अब जो काम हो रहा है वो अलग है और जो पहले हुआ था वो अलग है। सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट को और मुझे बदनाम करने की कोशिश है, इसमें कहीं कोई तथ्य नहीं है। खबर नैनीताल से, जहां व्यापारी वर्ग ने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम भेजकर प्रदेश के सभी व्यापारी प्रतिष्ठान खोलने की मांग की, जिसमें व्यापार मंडल के अध्यक्ष किशन सिंह नेगी के नेतृत्व में दर्जन भर कोविड नियमों के पालन करते हुए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। अध्यक्ष नेगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार को अब व्यापारी वर्ग की बात मान लेनी चाहिए। 15 महीने से व्यापारी वर्ग ने पूरा साथ दिया। पिछले साल भी लॉकडाउन में व्यापारियों ने रक्तदान कर राहत सामग्री देकर लोगों की मदद की थी, लेकिन सरकार व्यापारी वर्ग के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। तो जहां सरकार ने कोरोना काल में अभिभावकों पर नाजायज फीस लेने को और दवा ना बनाए जाने के आदेश जारी किए, लेकिन जसोवाला के वीडीएम हाई स्कूल के प्रबंधन द्वारा अभिभावकों पर ज्यादा फीस वसूलने व बच्चों की टीसी देने में आनाकानी करने पर अभिभावकों द्वारा गुरुवार को स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर मेन गेट पर तालाबंदी कर दी गई। अब अभिभावकों का कहना था कि स्कूल द्वारा अभिभावकों को बेवजह परेशान किया जाता है और अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो उन्हें झूठे मुकदमे में भी फंसाने की धमकी दी जाती है। लॉकडाउन में भी अभिभावकों को फीस देने के लिए परेशान किया गया। जब इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी से पूछा गया तो उनका कहना था कि अभी मामले मेरे संज्ञान में नहीं आए हैं, लिखित शिकायत आने पर स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो उत्तराखंड के विकासनगर में कोरोना काल में अभिभावकों पर नाजायज फीस लेने और दबाव न बनाए जाने के आदेश जारी किए गए, लेकिन कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जो फीस की वसूली कर रहे हैं और इसी वजह से आज विकासनगर में अभिभावकों ने प्रदर्शन किया है। ये तस्वीर विकासनगर की आपकी टीवी स्क्रीन पर। समस्या है जी, मेरा आदमी बीमार है, मेरा लड़का इस स्कूल में पढ़ता था, 8वीं क्लास के पेपर दे रखे थे उसने जी। मैं पढ़ा नहीं सकती, आगे आदमी बीमार है, उसकी वजह से मैंने कहा टीसी दे दो। कहने लगे फीस पूरी जमा कराओ तो टीसी देंगे, तो इन्होंने टीसी नहीं देंगे ऐसे। सर मैं कहाँ से देती है, जो हमारा कमाने वाला था वो तो बीमार पड़ा हुआ है। अब लड़के का 1 साल बर्बाद कर दिया उन्होंने, टीसी दी ही नहीं। हमने बोला, मैंने कहा 5-5 हज़ार 3-3 हज़ार करके मैं जमा करा दूंगी, जैसे लड़का काम करेगा या जैसे भी करके दूंगी मैं, लेकिन उन्होंने टीसी नहीं दी। 1 साल बिल्कुल ऐसे ही बर्बाद करा दिया। प्रॉब्लम ये है सर, ये मीडियम स्कूल है हमारे यहाँ गाँव में जसोवाला में। हमारे बच्चे इसमें पढ़ने शुरू से ही आते हैं लगभग। तो अभी पिछले 2 साल से हम बच्चों को यहाँ से अच्छी व्यवस्था नहीं देखकर निकालने का प्रोसीजर हम कर रहे थे। उसी बीच हमारे बच्चे के साथ दुर्घटना हो गई। दुर्घटना के बाद 1 साल इसको कहीं हमने एडमिशन नहीं दिया किसी भी स्कूल में। लेकिन पिछले वर्ष से क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज चल रही थी तो हमने स्कूल प्रबंधन से बात करके इस बार इसका पेपर यहीं पर दिलवाया है। अब समस्या ये आ रही है कि कोरोना काल में भी 3-3, 4-4 हज़ार रुपये फीस ले रहे हैं, लेकिन इस बच्चे की ना ही तो टीसी दे रहे हैं और ना ही इसका रिजल्ट दे रहे हैं। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।